लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, विदाउट ज़ीरो विद ज़ीरो डिवाइजर्स क्या होता है। तो उसके बेसिस पर आपकी कुछ थ्योरम्स है जो मैं यहाँ पर अभी कराऊंगी। दो थ्योरम में ये दो थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। जो TH करके लिखा है ये थ्योरम की स्टेटमेंट है और इधर राइट साइड में भी लिखा है। सो दोनों थ्योरम बिल्कुल सेम है, इनका जो प्रूफ है ना वो बिल्कुल सेम है। स्टेटमेंट अलग है लेकिन प्रूफ सेम है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया। पहले मैं इसको समझा देती हूँ, सेकंड आपको खुद करनी है और खुद ही समझ, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रूफ है, बिल्कुल एज इट इज़, एक भी लाइन इधर उधर नहीं है, बिल्कुल सेम प्रूफ है। तो एक कर लेते हैं हम, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा, बता दूंगी थोड़ा सा, और प्रूफ सेम है क्योंकि, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया, इंपॉर्टेंट है और दोनों, तो आपको करना है ये। इस थ्योरम को देखते हैं पहले। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई फील्ड है ना, तो आपको उसको इंटीग्रल डोमेन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो इंटीग्रल डोमेन पक्का होगी। अगर कोई फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन भी होगी। तो यही चीज़ यहाँ प्रूव करेंगे। हम एक फील्ड लेके चलेंगे और उसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर देंगे, है ना। तो फील्ड हमें गिवन है क्योंकि फील्ड हम लेके चलेंगे, गिवन है ये हमें, और इंटीग्रल डोमेन प्रूव करेंगे। इंटीग्रल डोमेन मीन्स CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, मीन्स उसको हमें CRU भी प्रूव करना पड़ेगा और विदाउट जीरो डिवाइजर भी, ठीक है। सो देख लेते हैं कैसे करना है हमें प्रूफ को। ये तो मैंने थ्योरम की आउटलाइन लिखी है। देखो, जब भी आपको कोई थ्योरम देना तो इस तरह से लिखना अच्छा रहता है, शॉर्ट में लिख लो, बार बार फिर हमें पूरी स्टेटमेंट पढ़नी नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो छोटी सी स्टेटमेंट है। जब बड़ी स्टेटमेंट हो तो वो बार बार पढ़नी पड़ती है। तो सबसे अच्छा तरीका है उस स्टेटमेंट को अपने तरीके से शॉर्ट में लिख लो, ताकि बार बार जाके आपको वो लाइन ना पढ़नी पड़े कि गिवन क्या क्या है और प्रूव क्या क्या करना है, वो अलग अलग से लिख लो। गिवन का पोर्शन अलग लिख लो, प्रूव क्या करना है वो पोर्शन अलग लिख लो। ये बेस्ट वे होता है थ्योरम करने का, ठीक है। सो आप देखिए, ये इसका प्रूफ है। लेट, यहाँ से शुरू है प्रूफ। लेट F बी ए फील्ड, फील्ड आप लेके चलोगे ऑब्वियसली, क्योंकि फील्ड गिवन है ना, तो आप फील्ड लेके चलो और उसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर दो। यही करना है ना इस थ्योरम के स्टेटमेंट में, ठीक है। तो मैंने ले लिया लेट F बी ए फील्ड। F मैंने एक फील्ड ले लिया। अब आपको F को क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है ना। टू प्रूव F इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है वो भी हम दैट इज में लिख लेते हैं। दैट इज CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। दो चीजें प्रूव करनी है आपको, एक तो F को क्या प्रूव करना है, CRU, और F को प्रूव करना है विदाउट जीरो डिवाइजर। और ये फील्ड हमें दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं पहले CRU देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये CRU का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना। जो कोई फील्ड होगा वो कॉम्यूटेटिव रिंग तो होगी, क्योंकि फील्ड में 11 प्रॉपर्टीज आती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था फील्ड क्या होता है। तो अगर कोई फील्ड होगा तो कॉम्यूटेटिव, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होगा, और कॉम्यूटेटिव रिंग वही तो होती है जो अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव हो, है ना। और यूनिटी भी इसके अंदर होगी, यानी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी, तभी तो ये फील्ड बना होगा ना। तो CRU तो आपको यहाँ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या बोलोगे, बिकॉज F इज ए फील्ड, F फील्ड है, सो दिस इंप्लाइज F इज CRU। देखो, एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ, CRU हम अपने फ़ायदे के लिए ले रहे हैं, अपने इजी के लिए। एग्जाम में आप CRU मत लिखे आना, ठीक है ना। आपको कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ही लिखना है, समझ गए। तो मैंने ले लिया यहाँ पर सिंस F इज ए फील्ड, F क्योंकि फील्ड है, सो दिस इंप्लाइज F इज CRU, F CRU है। अब हमारा रह क्या गया प्रूव करना, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना रह गया, क्योंकि मुझे इंटीग्रल डोमेन दिखाना था ना। इंटीग्रल डोमेन के लिए दोनों चीज़ें प्रूव करनी थी। एक तो ये हो ही गई ऑब्वियसली, क्योंकि ये फील्ड है तो CRU तो ये होगा ही होगा। अब हमें प्रूव करना है विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर का क्या मतलब होता है, जैसे देखो मैंने लिखा है, सो हेयर वी हैव टू शो ओनली F इज विदाउट जीरो डिवाइजर। ओनली मुझे यहाँ पर यही शो करना है कि F विदाउट जीरो डिवाइजर है। मीन्स इसको मैंने दैट इज में लिख लिया ताकि आपको एक तरह से रिवाइज हो जाए वो डेफिनेशंस। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक तरह से रिवीजन भी चलता रहे साथ में, इसलिए मैंने ये दैट इज में लिखा है। अदरवाइज तो मुझे यहाँ से शुरू कर देना चाहिए था। तो मैंने लिख दिया दैट इज। विदाउट जीरो डिवाइजर का क्या मतलब होता है वो मैंने यहाँ लिखा है। क्या होता था विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब, कि F का कोई भी दो मेंबर ले लो और उनका प्रोडक्ट अगर जीरो है, मतलब आप प्रोडक्ट जीरो लेके चलोगे, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना है ना, अभी करेंगे वो शुरू काम। लेकिन ये मैं विदाउट जीरो डिवाइजर की एक तरह से डेफिनेशन लिखी है यहाँ, ठीक है ना। मतलब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, ये वाली चीज़ मीन्स कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, दो एलिमेंट का बोलना चाहिए मुझे, कि अगर दो एलिमेंट F के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो उन दोनों में से एक एलिमेंट पक्का जीरो होगा। एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी मेंबर ऑफ F, एवरी टू मेंबर ऑफ F, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, ये लेके चलेंगे, प्रोडक्ट जीरो लेके चलेंगे और उनमें से एक को जीरो दिखा देंगे, है ना। यही करेंगे ना। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए वो ऊपर वाला पोर्शन मैंने रब कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे दिखाना है कि ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए F के हर मेंबर के लिए, है ना।
तो ये इम्प्लाई करती है ना, ये वाली चीज़ इसको इम्प्लाई करती है, तो ये लेके चलेंगे हम ये वाली। और फॉर ऑल के लिए करनी है तो हम ए और बी दो मेंबर उठा लेंगे एफ से, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एफ, या आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लेंगे एफ से दो, जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड होती है। और फिर हम ये वाली दिखाएंगे कि या तो इसमें से ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए ना? यही तो होता है कि भाई अगर ये होल्ड हो रही है, देखो ये वाली कंडीशन क्या कहती है कि अगर ये होल्ड हो रही है ना, तो आप ए और बी के बारे में ये कह सकते हो कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ठीक है ना? इफ दिस देन दिस, तो इफ वाली तो लेके चलेंगे ना, और देन वाली हम प्रूव करेंगे। समझ गए ना मेरी बात? और हर मेंबर के लिए होना चाहिए, तो मैं एफ के कोई भी दो मेंबर उठा लूंगी जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड होती है, इफ वाली, और देन वाली हम प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है? सो मैंने यहीं पर लिया है लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ बी एनी एलिमेंट्स। एफ के कोई भी दो एलिमेंट है, या एनी लिख दो या आर्बिट्रेरी लिख दो, क्योंकि हम आर्बिट्रेरी के लिए प्रूव करते हैं, बाकी के लिए तो फिर नहीं करते ना। आर्बिट्रेरी के लिए कर दिया तो फिर आप सामने वाले को छूट दे रहे हो, भाई मैं आर्बिट्रेरी के लिए मैंने प्रूव कर दिया, अब तू कोई भी दो मेंबर उठा ले जिनका प्रोडक्ट जीरो है। फिर बाद में इफ वाली कंडीशन तो लेके ही चलेंगे ना, और देन वाली प्रूव क्या करेंगे? प्रूव ये करेंगे कि या तो ये जीरो हो या ये जीरो। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों में से एक जीरो पक्का होगा, दोनों भी हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात? देखो ये हमने दो आर्बिट्रेरी मेंबर उठाए थे जिनका प्रोडक्ट हम जीरो लेके चले थे, यानी इफ वाली कंडीशन हम लेके चले, और देन वाली हमें प्रूव करनी है। देन वाली इन द सेंस हमें प्रूव करना है कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ठीक है? अब ये वाला पोर्शन हम दिखाएंगे कैसे, यहाँ पर हम किस तरीके से इस चीज को दिखाएंगे कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। हम एक को नॉन जीरो लेके चलेंगे तो दूसरा अपने आप ही जीरो आएगा, अगर ये विदाउट जीरो डिवाइजर है तो, है ना? एक नॉन जीरो आप पक्का श्योर लेके चल रहे हो, भाई ए तो मेरा नॉन जीरो है तो बी को जीरो आना पड़ेगा, तो हम एक बार ए को नॉन जीरो लेंगे, बी को जीरो दिखाएंगे, फिर दूसरी बार बी को नॉन जीरो लेंगे, ए को जीरो दिखाएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी नॉन जीरो हो सकता है ना। ठीक है? तो पहले मैंने ए को नॉन जीरो लिया, सपोज ए इज नॉन जीरो ले लिया, एक बार ए के साथ ऐसा करेंगे फिर बी के साथ, क्योंकि ए भी नॉन जीरो हो सकता है, बी भी, तो दोनों ही कंडीशन लेके चलेंगे ना। हम कहेंगे भाई अगर ए नॉन जीरो है तो तेरा बी पक्का जीरो आएगा, और अगर बी नॉन जीरो है तो ए पक्का जीरो आएगा। और कैसे आएगा वो अभी यहाँ पर देख लेते हैं। पहले मैंने सपोज किया ए नॉन जीरो, अब ए नॉन जीरो मैंने सपोज किया, देखो मेरे दिमाग में ये चीज़ कैसे आई अभी बताऊंगी, मैं पहले यहाँ देख लेती हूँ। ए को नॉन जीरो सपोज किया, ठीक है? अगर ए नॉन जीरो है तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, पता है ना ये बात? तो और क्योंकि हमें फील्ड दे रखा है तो मैंने ए को नॉन जीरो ले लिया, ये नॉन जीरो है तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ आपको राइट में रीजन देना है, बिकॉज एफ इज ए फील्ड, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है? एफ फील्ड है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करते ही मेरे दिमाग में आया ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना? यहाँ भी और यहाँ भी। ये फर्स्ट इसको नाम दे दिया तो मैं यहाँ लिखूंगी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में, बीच में कभी मल्टीप्लाई नहीं करते किसी चीज़ से, आपको पता होगा, कॉमन सेंस है ये। ग्रुप थ्योरी में शुरू में ही बता दिया जाता है जब ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, पोस्ट क्यों नहीं करेंगे? पोस्ट होता है बाद में, प्री होता है पहले। पोस्ट क्यों नहीं करेंगे? देखो या तो कोई भी चीज़ लिखी हुई है ना, या तो आप इसके राइट में कर सकते हो मल्टीप्लाई किसी चीज़ से, या लेफ्ट में। राइट वाले को पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं, लेफ्ट इधर वाले को प्री कहते हैं। पहले कर दिया ना तो प्री। प्री से फायदा है हमें, क्यों? प्री कर ए इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ए हट जाएगा, है ना? पोस्ट अगर कर दिया तो थोड़ी ना हटेगा, कोई फायदा ही नहीं है। ए कहाँ है? लेफ्ट में है, तो इसलिए लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने करा ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को, तो प्री मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे ना, जो ये लिखा हुआ था इससे पहले कर दिया मैंने ए इनवर्स। ऐसे ही राइट में भी, क्योंकि दोनों तरफ करना होता है कुछ भी अगर हम मैथमेटिक्स में करते हैं, तो राइट में भी प्री ही करना है। ये मत करना कि मैम राइट में पोस्ट कर दो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, आना तो जीरो ही है ना, वो लॉजिकली गलत हो जाएगा। प्री ही करना है, क्योंकि लेफ्ट में प्री कर रहे हो तो राइट में भी प्री करना है आपको, चाहे जीरो आए या कुछ भी आए। ठीक है? तो मैंने प्री किया, उसके बाद इनको इकट्ठा कर दिया। क्या प्रॉपर्टी लगाई बताओ? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कैसे लगाई? क्योंकि हमें फील्ड दे रखा है, फील्ड दे रखा है तो अंडर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव तो होगा। ये ध्यान से करना है, पहले प्री मल्टीप्लाई करा फिर इनको इकट्ठा किया, यानी एसोसिएटिव लगाई। यहाँ मैंने लिखा भी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एफ हमें फील्ड दिया हुआ है। अब ये क्या है? आइडेंटिटी। आपको पता है ये आइडेंटिटी होता है ए इनवर्स इनटू ए, है ना? ये आइडेंटिटी लिख दिया मैंने इसकी जगह, ये मैंने नीचे स्पेस नहीं था इसलिए राइट में दिस इंप्लाइज करके लिखा, इसकी जगह तो आइडेंटिटी लिख दिया। और ये बी बच गया, ई और बी का डॉट करोगे तो बी आएगा, है ना? बी इज इक्वल टू 0 आ गया।
देखो मुझे कैसे आइडिया लगा कि भाई ये ए इनवर्स वाला प्रोसीजर ऐसे लेके चलूँ मैं, क्योंकि देखो ए बी बराबर 0 था, मुझे या तो इसको 0 दिखाना था या इसको। अब देखो बी को 0 दिखाना है आपको, तो ए को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो बी 0। ये सिर्फ मैं एक भाई मतलब इसके दिमाग में कैसे आया होगा कि भाई मैं ये स्टेप लेके चलूँ आगे कि ए नॉन 0। देखो एग्जाम में जब हम थ्योरम करने बैठते हैं ना, थ्योरम को पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाती है, लेकिन एग्जाम में करने बैठते हैं तो स्टेप्स ध्यान नहीं आते कि भाई ये स्टेप कैसे आए, हमें क्या समझ में एग्जाम में मुझे कैसे याद आएगा कि भाई मुझे ये स्टेप करना है। तो यहाँ वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके दिमाग में ये कैसे क्लिक कर सकता है कि ये स्टेप लूँ मैं यहाँ पर, समझ गए? वो ऐसे क्लिक कर सकता है, वो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। ये मैथमेटिकल कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद सोच के देखो ना भाई इसने कैसे सोचा होगा कि इसके बाद ये स्टेप आएगा। तो मेरा दिमाग तो ये कहता है कि इसने ऐसे सोचा होगा, क्योंकि इसने ए डॉट बी 0 लेके चला है ना। अब दोनों में से एक को 0 दिखाना है, या तो ए को 0 या बी को। अब इसके पास सिर्फ यही है दिखाने के लिए, या फिर वो फील्ड दिया हुआ है तो इसी से दिखा देगा। कैसे? जैसे मान लो अगर बी को 0 दिखाना है तो ए को हटा दो। ए को हटा कैसे सकते हैं? जब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो। और ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब ए नॉन 0 हो। तो देखो उल्टा स्टेप चलना शुरू हो जाता है। तो थ्योरम का शुरुआत कहाँ से है? वहाँ से शुरू हो जाता है। कभी कभी थ्योरम को दिमाग में हमें इमेजिन करना होता है कि इसको हमें प्रूफ कैसे लिखे, तो उसके लिए सबसे कभी कभी ना उल्टे स्टेप्स चलना हमारी हेल्प कर देता है कि हमारा शुरुआत कहाँ से थी, इनिशियलाइजेशन कहाँ से था। समझ गए? तो अब देखो यहाँ से मुझे यही समझ में आया कि ए डॉट बी 0 था, मुझे मान लो बी को 0 दिखाना है, मान लो, ठीक है। अब बी को 0 दिखाने के लिए ए को हटाना पड़ेगा। ए को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए ऑब्वियसली। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी में किसी को भी हटाना होता है तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए को हटाने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी ए के प्री में, है ना। और ए इनवर्स से कम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब मुझे ये श्योरिटी हो कि ए नॉन 0 है। क्यों? क्योंकि फील्ड में नॉन 0 एलिमेंट का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए की नॉन 0 की श्योरिटी होनी चाहिए। इसलिए मुझे ये देखो आ गए ना, आप शुरुआत वाले स्टेप पे आ गए। ये ए इनवर्स है, शुरुआत वाले स्टेप पे आ गए ना। तो ये तरीका बेस्ट होता है। तो आप ए नॉन 0 लेके चले तो इस तरीके से ए इनवर्स एग्जिस्ट करा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करते ही ए इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हटा दिया, यहाँ से b = 0 आ गया। अब आपको मान लो ए को 0 दिखाना है, अभी तो आपने बी को दिखाया, अब मान लो ए को 0 दिखाना है तो किसको हटाना पड़ेगा? बी को। तो यहीं से दिमाग में आ गया भाई बी को हटाने के लिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप बताओ बी इनवर्स से कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? प्री या पोस्ट? बीच में नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ऐसे ही कभी भी मत सोचना है यहाँ ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी में। या तो आप शुरू में, या तो आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो या इधर इस बीच में नहीं कर सकते, ए और बी के बीच में, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब आपको बी हटाना है क्योंकि ए को 0 दिखाना है। बी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बी इनवर्स से कहाँ करोगे बताओ? सोचो, पोस्ट करोगे ना, पोस्ट मल्टीप्लाई, यानी इस साइड में। तो कर दो आप इक्वेशन 1। तो आप देखो बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बी इनवर्स की एग्जिस्टेंस का आपको कैसे पता चलेगा? जरूरी थोड़ी बी इनवर्स एग्जिस्ट करे, लेकिन बी इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब बी नॉन 0, है ना। तो अब आ गया, देखो इसका जो सेकंड केस है, ये थ्योरम अभी बाद में कराऊंगी, इसी थ्योरम का जो ये थ्योरम चल रही है इसका सेकंड केस हम क्या लेके चलेंगे? सपोज बी इज नॉन 0, फिर बी इनवर्स से क्या कर देंगे? पोस्ट। अब बी नॉन 0 है और एफ हमें फील्ड दे रखा है, तो फील्ड का कोई नॉन 0 एलिमेंट हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप लिखोगे बिकॉज एफ इज ए फील्ड एंड बी इज नॉन 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट इन एफ। बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बी इनवर्स से आप पोस्ट देखो जैसे ए का कराया ना वैसे ही बी का करना है, बस ध्यान रखना बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है मैंने आपको बता दिया। देखो ये थ्योरम ज़्यादा टाइम की नहीं थी, इतना लंबा टाइम जो मैंने इतनी लंबी वीडियो बनी है ना, वो आपको यही समझाने के लिए बनाई है कि हमारे माइंड में एग्जाम टाइम में कैसे क्लिक होगा कि हमें क्या लेके चलना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। कुछ थ्योरम तो समझ लो कंस्ट्रक्टिव टाइप होती है, तो उसमें मुझे स्टेप याद रखना पड़ता है। जैसे बूलियन रिंग वाला थ्योरम थी, उसमें कुछ स्टेप याद रखना पड़ा था कि भाई मुझे यहाँ से लेके चलना है। लेकिन ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी में मोस्टली थ्योरम ऐसे है जिसमें हम सोच सकते हैं ये चीज़ कि एग्जाम में अगर आ गया तो हमें दिमाग में कैसे क्लिक करेगा कि यहाँ से मुझे चलना है, शुरुआत यहाँ से करनी है थ्योरम की। फिर तो अपने आप ही चलने लग जाता है माइंड, बस शुरुआत चाहिए होती है ना। तो मैंने आपको आपसे शेयर किया है कि इसने इसी तरीके से सोच के किया होगा। शायद बुक में तो कहीं नहीं लिख रखी ये बात कि इसने ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप क्या सोच के किया होगा, लेकिन ये हमें खुद में सोचने की आदत डालोगे ना तो आपको थ्योरम आसान लगने लग जाएगी। चाहे वो ग्रुप थ्योरी हो या फिर कुछ भी हो, चाहे रियल एनालिसिस हो, कोई भी मैथमेटिक्स हो, उसमें थ्योरम्स का ना लॉजिक देखा करो कि इसके दिमाग में कैसे आया होगा कि मैं इसके बाद ये वाला स्टेप लेके चलूँ। ये हमें खुद सोच के चलनी होती है, इससे हम स्टेप कभी भूलते नहीं है एग्जाम में। समझ में आ गई मेरी बात। ये थ्योरम ऐसी थी, जैसे ए के साथ किया है, बी के साथ सेम टू सेम कर लोगे। दूसरा केस बी के साथ ऐसे ही करना है।
कर देती हूँ मैं, अगर आपको लगता है तो देख लो। देखो मैंने यही चेंजेस कर दिए, एक वो केस करना है, दूसरा केस भी करना है। दूसरा केस क्या करोगे, बी को नॉन जीरो लेके चलोगे। अब क्योंकि बी नॉन जीरो हो गया तो बी इनवर्स की श्योरिटी बी इनवर्स आएगा, बी इनवर्स की श्योरिटी आपको हो गई कि बी इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये कोई रटने वाली बात ही नहीं है, खुद ही समझ में आ रहा है बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बी इनवर्स क्यों एग्जिस्ट कराया हमने नॉन जीरो, मैंने आपको बता दिया ये सब, ठीक है। सो बी इनवर्स से यहाँ पर बी आएगा, मैंने इसी में चेंज कर दिया था क्योंकि इसलिए रह गया था, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स इन दिस इक्वेशन। तो बी इनवर्स से आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर ध्यान रखना, देखो भाई आप ये मत सोचना कि मैम आ तो जीरो ही रहा है, चाहे प्री कर दो पोस्ट, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, लॉजिकली ये चीज़ गलत होती है ना। तो आपको पोस्ट ही करना है, पोस्ट करो यहाँ तो ये जीरो आएगा, और यहाँ पर एसोसिएटिव लगा देंगे। आप देखो थ्योरम में हर चीज़ का आप रीज़न लिखना सीख जाओगे ना, जैसे मैंने हर चीज़ का रीज़न लिखा है, तो इससे आपका माइंड खुलता जाएगा, आपको भी चीज़ें समझ में आती जाएगी कि ये किस वजह से आई है। आपके माइंड में वो जितना डीपली मतलब इसको पढ़ोगे ना कि भाई ये क्यों आया है, हर लाइन लिखने से पहले आप सोचो कि मैं ये लाइन क्यों लिख रहा हूँ, ये लाइन किसकी वजह से आई है। जैसे ये लाइन लिखी है मैंने, क्या सोच के लिखी है आपने ये लाइन, तो उस चीज़ से ना क्लैरिटी ज़्यादा आती है थ्योरम्स के केस में। सो यहाँ पर देखो मैंने एसोसिएटिव लगाई, तो एसोसिएटिव लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव यहाँ होल्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि एफ हमें फील्ड दिया हुआ है। सो इसको इकट्ठा कर लिया, इसकी जगह आइडेंटिटी आ गया, ये भाई आ गया। पूरी थ्योरम में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ये था क्योंकि आपको विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना था, और ये दिया हुआ था। इसमें एक बार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा है, एक बार बी इनवर्स से करा है, बस और कुछ नहीं करा। बस वो एक रीज़न एक लॉजिकल वे से चला है, तो उसे इतना बड़ा खिंच गया ये। और कुछ मैंने आपसे कुछ शेयर की है अपनी चीज़ें कि माइंड में कैसे क्लिक हो सकता है, तो इसलिए लंबी वीडियो खिंच गई है। वो छोटी सी बात ये कि एक बार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, एक बार बी इनवर्स से, कुछ नहीं है, ठीक है। सो एक थ्योरम और है आपकी ये वाली, देख लेते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट, देखते हैं। सेम टू सेम जैसे ये प्रूफ किया है ना, सेम टू सेम ऐसे ही करना है इसका प्रूफ, इसलिए मैं ये थ्योरम नहीं कराऊंगी, सेम टू सेम एज इट इज इन्हीं लाइंस पे चलेगा। पर मैं इसकी स्टेटमेंट समझा देती हूँ कि ऐसा क्यों होगा। देखो थ्योरम की स्टेटमेंट है, ए डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग को क्योंकि स्क्यू फील्ड भी बोल सकते हैं, तो एग्जाम में डिवीजन रिंग की जगह स्क्यू फील्ड भी लिखा सकता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में स्क्यू फील्ड लिख दिया। थ्योरम की स्टेटमेंट चेंज कर सकता है अगर आप, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो आप कंफ्यूज होगे ही नहीं, है ना। सो ए डिवीजन रिंग भी लिख सकता है, स्क्यू फील्ड भी। ए डिवीजन रिंग हैज नो जीरो डिवाइजर। अब देखो ये वाली लाइन है ना डिवीजन रिंग, इसको वो स्क्यू फील्ड लिख सकता है। दूसरी लाइन है हैज नो जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर नहीं है इसके पास। इस लाइन को देखो ऐसे भी लिख सकता है, इज विदाउट जीरो डिवाइजर। कि आपको प्रूव करना है कि कोई डिवीजन रिंग है ना तो वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी, आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पर भी तो आपने विदाउट जीरो डिवाइजर ही प्रूव करा था, क्योंकि CRU तो वो हो ही गया था ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना था, उसके लिए CRU और विदाउट जीरो डिवाइजर, CRU ऑटोमेटिक हो गया था, तो आपने विदाउट जीरो डिवाइजर तो किया था, इसलिए ये सेम है दोनों थ्योरम। यहाँ भी आपको विदाउट जीरो डिवाइजर करनी है, ठीक है। अब यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये डिवीजन रिंग है, और आपको पता है डिवीजन रिंग और फील्ड में फर्क ही तो, एक ही तो फर्क होता है। डिवीजन रिंग एक फील्ड ही तो बन जाता है, बस एक ही फर्क होता है थोड़ा सा, क्या उसमें कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव आ जाता है, इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं आता। इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाता था, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बन सकता क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं आता इसमें। लेकिन आपको इंटीग्रल डोमेन से मतलब ही नहीं है, आपको यहाँ विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना है, और विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए। यहाँ मिल जाएगा नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स, क्योंकि डिवीजन रिंग में 10 प्रॉपर्टीज होती है हमारी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप बनाता है, नॉन जीरो एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं, तो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा। बस वही चाहिए हमें विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए, तो इसलिए दोनों का प्रूफ सेम है। आ गया ना समझ में आपको, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ चाहिए थी वो चीज़ यहाँ भी अवेलेबल है, इसलिए दोनों का प्रूफ सेम है, और दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, खुद से करके देखना है एक बार बिना देखे, ठीक है।